सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अपना अपना भाग्य। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके विषय में। अध्याय 3, अपना अपना भाग्य। पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बताया है कि अपना अपना भाग्य कहकर कैसे हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। इस कहानी में निम्न वर्ग के एक बालक की दयनीय आर्थिक स्थिति के माध्यम से विभिन्न वर्गों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। यह एक ऐसे ग्रामीण बालक की कहानी है जो गरीबी से तंग आकर नैनीताल आ जाता है। लोगों की कठोरता और स्वार्थी स्वभाव उसके अंतर हृदय को झकझोर कर रख देते हैं। तो बच्चों, जो ये पाठ है इसमें लेखक ने बताने की कोशिश की है कि सब लोग अपना अपना भाग्य कहकर अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। अगर हमारे आसपास कोई मुसीबत में होता है, परेशानी में होता है, तो हम यह कहकर छोड़ देते हैं कि इसका ऐसा भाग्य होगा, इसीलिए ये ऐसी स्थिति में है। तो कहानी में बताया गया है कि एक छोटा सा निम्न वर्ग का बालक अपनी आर्थिक तंगी से परेशान होकर नैनीताल में आ जाता है, लेकिन नैनीताल के लोगों का स्वार्थी स्वभाव, कठोर व्यवहार उसको क्या कर देता है, उसको मौत की तरफ धकेल देता है। उसकी मृत्यु हो जाती है उनके कठोर व्यवहार के कारण। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और विस्तार पूर्वक इस कहानी को जानते हैं। कहानी शुरू होती है नैनीताल से। जब लेखक और उसके मित्र नैनीताल घूमने जाते हैं, वहां पर वह बता रहा है कि वो बिना वजह इधर उधर घूमते रहते हैं और फिर एक सड़क के किनारे बनी बेंच पर बैठ जाते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क किनारे बनी एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, और फिर जरा सी देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। बताता है कि लेखक कि हम बिना उद्देश्य के इधर उधर घूम रहे थे, फिर हम सड़क के किनारे बनी बेंच पर बैठ जाते। लेखक के साथ उसके मित्र भी थे। तो शाम का समय था और ऐसा लग रहा था कि शाम धीरे धीरे ढल रही है। आकाश में बादल उड़ रहे थे, वो रुई के समान सफेद थे और वह बार बार क्या कर रहे थे, उनके बालों को, सिर को छूकर निकल रहे थे। क्या होता है, पहाड़ी स्थानों पर जो बादल होते हैं वो बिल्कुल नीचे रहते हैं। तो क्या हो रहा था, क्योंकि हल्का हल्का प्रकाश था, क्योंकि शाम ढलने वाली थी और अंधियारा छाया हुआ था, जिसके कारण क्या हो रहा था, वह बादल कभी कभी नीले दिखाई देते थे, कभी सफेद दिखाई दे रहे थे और कभी कभी लाल हो जाते। ऐसा लग रहा था कि वे हमारे साथ मस्ती करना चाह रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं। ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों को शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी पानी में डाले सधैर्य, एकाग्र, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। तो वहां पर पास में ही ताल में कुछ नावें चल रही थी। जो नाव में क्या थे, कुछ अंग्रेज बैठे हुए दिखाई दे रहे थे और नाव उन्हें इधर से उधर ले जा रही थी। कुछ कुछ डोंगियां चल रही थी पानी के अंदर। डोंगियां वो भी नाव का ही एक रूप होता है, जिसमें कुछ अंग्रेज बैठे थे और ऐसा लग रहा था वो बहुत बहुत तेज थे, उनको दौड़ा रहे थे जैसे कि वो कोई शर्त लगा रखी हो उन्होंने। और साथ ही क्या था, ताल के किनारे पर कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत एकाग्रता के साथ यह काम कर रहे हैं, जिसके कारण लेखक कह रहा है कि वो ऐसा लग रहा था कि मछली चिंतन कर रहे हैं। सड़क पर से नर नारियों का अविरत प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। अधिकार व कर्म में तनी अंग्रेज उसमें थे और कीथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे हुए पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। तो सड़क पे वे बता रहे हैं लेखक कि सड़क पर बहुत भीड़ थी। इसके क्या था, उसका कारण कि बहुत सारी स्त्रियां और पुरुष उस सड़क पर लगातार चल रहे थे। उनमें से कुछ लोग तो अंग्रेज थे, जो कि बहुत घमंड से सिर ऊंचा करके चल रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उनमें कुछ ऐसे पहाड़ी लोग भी थे जिनके शरीर पर कपड़े क्या थे, बिल्कुल चिथड़े थे, बिल्कुल फटे हुए कपड़े थे। और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपना सम्मान, अपनी इज्जत सब कुछ दांव पर लगा दी है और वह अंग्रेजों के आगे दुम हिलाना सीख गए, यानी कि वह अंग्रेजों के गुलाम बन गए हैं। उसके बाद अगला दृश्य है, घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहे थे। हम वहीं के वहीं बैठे थे।
सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। हमारे देखते ही देखते एक घने पर्दे ने आकर सबको ढक लिया। रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। ऐसा घना कोहरा हमने कभी नहीं देखा था। वे टप टप टपक रहा था। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। तो यहाँ पर पूरे जो दृश्य आ रहे हैं उसमें लेखक ने नैनीताल के वातावरण का वर्णन किया है कि जब संध्या हो जाती है, रात आने वाली होती है, तो वहां का वातावरण किस प्रकार का होता है। वह बताता है कि बेंच पर बैठे बैठे उन्हें कई घंटे बीत जाते हैं और अब अंधकार बढ़ने लगता है और ऐसा लगता है कि आकाश में जो बादल हैं वो अब सफेद बर्फ के समान जम गए हैं। सड़क पर केवल एक दो आदमी उन्हें दिखाई दे रहे होते हैं और लेखक और उसके जो मित्र थे वो वहीं के वहीं बेंच पर बैठे रहते हैं। अब उन्हें सर्दी लगने लगती है और क्या होता है, जो उनके जो ओवरकोट जो उन्होंने पहने हुए होते हैं वो भीगे भीगे से मालूम होने लगते हैं। तभी क्या होता है, अचानक से एक सफेद पर्दा आकर सबको ढक देता है और ये सफेद पर्दा था कोहरे का। उसको कोहरे के कारण ऐसा लग रहा था कि सारी जो रोशनियां थी वो खत्म हो गई हैं, जगमगाहट समाप्त हो गई है और जो काले काले जो भी पहाड़ लंबे लंबे दिखाई दे रहे थे उनके ऊपर भी वह सफेद आवरण चढ़ गया है। लेखक कह रहा है कि उसने इतना घना कोहरा कभी नहीं देखा था। वह ऐसे टपक रहा था जैसे कि बारिश गिरती है और सभी अपने अपने होटल की ओर चल दिए क्योंकि बहुत ठंडा माहौल हो गया था। रास्ते में दो मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। ताल के किनारे हम चल रहे थे। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे एक बेंच पड़ी थी। मैं झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गरम बिस्तर में छिप सो जाना चाहता था। पर साथ के मित्र की झनक कब उठेगी और कब थमेगी इसका क्या ठिकाना था और यह कैसी क्या होगी इसका भी कुछ अंदाज है। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठे। तो क्या होता है कि जब वो होटल के लिए निकल जाते हैं, रास्ते में जो दो वकील मित्र थे उनको होटल मिल जाता है और वह वहां पर चले जाते हैं। और जो लेखक और उसके जो एक मित्र थे उनका होटल आगे था। वह क्या चल रहे थे, वो बिल्कुल ताल के किनारे किनारे चल रहे थे। सर्दी बहुत ज्यादा हो रही थी। तो लेखक कह रहा है कि ऐसा लग रहा था कि अभी हमारे पास एक और कंबल होता तो हम इस कोट के ऊपर ओढ़ लेते तो बहुत अच्छा हमें महसूस होता। तभी ताल के किनारे एक बेंच पड़ी हुई दिखाई देती है। तो लेखक की इच्छा थी, वह तो चाहता था कि होटल में पहुंचकर जल्दी से बिस्तर के अंदर घुस जाए, लेकिन जो उसका मित्र था उसके अंदर पता नहीं क्या सनक सवार हो जाती है। लेखक कह रहा है कि और ये भी नहीं पता था कि सनक कब समाप्त होगी और वह उसे बेंच पर बैठने के लिए कहता है। कौन? लेखक का मित्र। हम उस कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे की उस भीगी बर्फीली ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ तो मैंने खींचकर कहा, चलिए भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। चुप चुप बैठे तंग हो रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्त हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। ठीक है, रात का समय था। रात के 1 बज रहे थे। बहुत ठंडी ठंडी हो रही थी और तालाब के किनारे वो हवा और भी ज्यादा बर्फीली लग रही थी। और बैठे बैठे उन्हें 5 मिनट हो जाते हैं, 10 मिनट हो जाते हैं, 15 मिनट हो जाते हैं लोहे की बेंच पर बैठे बैठे। लेकिन उनके मित्र का कोई इरादा नहीं था वहां से उठने का। जब लेखक बैठे बैठे बहुत परेशान हो जाता है तो वो अपने मित्र से कहता है चलने के लिए, लेकिन उसका मित्र उसे हाथ पकड़कर बैठा लेता है। तो लेखक कह रहा है कि मैं बहुत बेबस हो गया था, मेरे पास और कोई चारा नहीं था उसके पास बैठने के सिवा। फिर वो लेखक का मित्र कहता है कि दूर से दिखाता है कि देखो वह क्या है। मैंने जब उस ओर देखा तो मैं देखता हूँ कि एक काली सी परछाई हमारी ओर आ रही है। मैंने लापरवाही से कह दिया कि होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता हुआ चला आ रहा है। नंगे पैर हैं, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है, पास की चुंगी की लालटेन एक छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10 बरस का होगा। गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी है, माता जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है रे? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी।
तभी 3 गज की दूरी जब उस काली परछाई की रह जाती है तो देखते हैं कि वो एक लड़का है जो अपने बालों को खुजलाता हुआ, अपने सिर को खुजलाता हुआ उधर ही आ रहा है। उसके नंगे पैर हैं, उसने पैरों में कुछ नहीं पहना, सिर पर कुछ नहीं पहना, केवल एक कमीज पहनी हुई है जो भी बिल्कुल गंदी दिखाई दे रही है। तभी पास ही में एक लालटेन जल रही होती है, उसके प्रकाश में जब वो देखते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि ये कोई 10-12 साल का लड़का है जिसका रंग गोरा है और आंखें बड़ी-बड़ी। लेकिन गरीबी और तंगी के कारण उसका चेहरा काला पड़ गया है और माथा ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी से पत्तियां आ गई हैं। लेखक के मित्र उसे आवाज देकर बुलाते हैं कि ए यहाँ पर आओ, तो ऐसा लगता है आवाज देने पर वो एकदम से नींद से जागा हो और फिर पूछते हैं कि तू कहाँ जा रहा है। तो वो अपनी आंखें फाड़ देता है इस जवाब में, दुनिया सो गई है, तू क्यों घूम रहा है। बालक मोहनमुख फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा, यहीं कहीं, कल कहाँ सोया था, दुकान पर, आज वहां क्यों नहीं। नौकरी से हटा दिया, क्या नौकरी थी, सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना, फिर नौकरी करेगा। तो जो लेखक के मित्र हैं उससे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, कहाँ सोएगा। तो वो जवाब देता रहता है, वो भी बिल्कुल चुपचाप, जैसे कि कुछ सवालों के जवाब वो अपनी आंखों के द्वारा दे रहा हो और कुछ बोलकर। तो बताता है कि कल वह दुकान पर सोया था लेकिन आज उसे नौकरी से हटा दिया गया, तो आज वो यहीं कहीं पर जहां भी जगह मिलेगी वहां पर सो जाएगा। वो पूछता है कि नौकरी क्या करते थे, वो बताता था कि पूरे दिन मुझे काम करना पड़ता था, 1 रुपया मिलता था और खाना मिलता था। तो फिर वो उससे पूछते हैं कि फिर से नौकरी करेगा, तो वो कह देता है हाँ। आज क्या खाना खाया, वो कह देता है कुछ नहीं। तो अब खाना मिलेगा नहीं, यूं ही सो जाएगा, हाँ। कहाँ, यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों में बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा, आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न। माँ बाप हैं कहाँ, कोस दूर, गांव में, तू भाग आया, हाँ। क्यों, क्या कह रहे हैं वो, कि वो पूछते रहते हैं कुछ ना कुछ कि आज खाना तो मिलेगा नहीं क्योंकि अब रात हो गई है, यूं ही सो जाएगा। फिर से पूछते हैं लेकर के कहाँ सोएगा, वो कहता है यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। इस प्रकार के सवालों से वो बालक, ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजों में वो बिल्कुल चुप है, जैसे कि उसकी आंखें कह रही हो कि कैसे मूर्ख वाले प्रश्न हैं। फिर पूछते हैं आगे कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, वो कहता है कि हैंगे क्या माँ बाप, वो कह देता है हाँ। वो कहता है कहाँ है, बहुत कोस दूर गांव में है। तू भाग आया, वो कह देता है हाँ। तो फिर लेखक के मित्र फिर पूछते हैं कि क्यों भाग आया, तो वो बताता है मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, तो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, तो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा, दोनों यहाँ साथ आए, वह अब नहीं है, कहाँ गया, मर गया। इस जरा सी उम्र में ही उसकी मौत से पहचान हो गई, मुझे अचरज हुआ, दर्द हुआ, पूछा मर गया। हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा हमारे साथ चल। तो वो बताता है कि वो जब लेखक के मित्र पूछते हैं कि वो गांव से क्यों भाग आया, तो वो बताता है कि उसके कई सारे छोटे भाई बहन थे, वहां पर कुछ काम नहीं मिलता था, रोटी भी नहीं मिलते थे, जिसके कारण उसका बाप भूखा रहता था और बच्चों को मारता था। माँ भी भूखी रहती थी और वह रोती रहती थी, वह इसलिए यहाँ पर भाग के आ गया। उसके साथ उसका एक साथी भी आया था जो कि उसके गांव का ही था, लेकिन उसे साहब ने, जहाँ पे वो नौकरी करता था, उन्होंने मारा, जिसके कारण वह मर गया। तो लेखक को इस बात से बहुत दर्द महसूस होता है, अंदर से दुख होता है। वह सोचने लगता है कि इतनी छोटी सी उम्र में उसकी मौत से पहचान हो गई। फिर अब वो दोनों उसे, लेखक और उसका मित्र, अपने साथ चलने के लिए कह देते हैं और वो उनके साथ चल देता है। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए, कश्मीरी दोशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ओहो, फिर आप कहिए। क्या होता है, वो उस बच्चे को काम दिलाने के लिए अपने वकील दोस्तों के पास होटल में ले जाते हैं और वकील साहब को आवाज लगाकर बुलाते हैं। वकील साहब जब नीचे आते हैं तो उन्होंने कश्मीरी दोशाला ओढ़ रखी होती है, पैरों में मोजे और चप्पल पहनी होती है। वह झुंझलाकर पूछते हैं कि फिर से आ गए तुम, और कहिए। क्योंकि वो सोने चले गए थे, अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सब आकर उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपको नौकर की जरूरत थी, नहीं देखिए यह लड़का है, कहाँ से लाए, इसे आप जानते हैं, जानता हूँ यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुम छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठाए लाए कहीं से, लो जी है नौकर, लो मानिए तो
यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी। जी बस खूब है। ऐरे गैरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक, आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसारी पर झटपट सोने चले गए। तो बताता है, लेखक कवित कहता है कि हम इस बच्चे को लाएंगे, बेईमान नहीं हो सकता। तो वकील कहते हैं ये पहाड़ी लोग बहुत शैतान होते हैं, क्या पता आज हम इसे अपने यहाँ रख ले और कल ये हमारा सारा सामान लेकर गायब हो जाए। आप भी पता नहीं कहाँ से इसे उठाकर ले आए हैं और कहते हैं कि नौकर बना लो। अब हमें ये सारी बातें नहीं सुननी और हम सोने जाते हैं। और इस प्रकार कहकर वे 4 रुपए रोज के किराए वाले होटल के कमरे में, जो कि पूरा सजा हुआ था, सोने चले जाते हैं। अगला दृश्य, वकील साहब के चले जाने पर होटल से बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर वे मेरी ओर देखने लगे। क्या है, मैंने पूछा। इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था, अंग्रेजी में मित्र ने कहा। मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं। सचमुच मेरी जेब में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में खटखटा उठते थे। कड़के कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा, तब मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। क्या होता है जी, वकील तो अपने दोनों ये बात कहकर अपने कमरों में चले जाते हैं। और फिर अपना जब हम दोनों होटल से बाहर आ जाते हैं, जो मेरा मित्र था वो अपनी जेब में हाथ डालकर देखता है, कुछ टटोलता है, फिर हाथ बाहर निकालकर मेरी ओर देखने लगता है। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वह कहता है कि मैं इस बच्चे को खाने के लिए पैसे देना चाहता था, लेकिन मेरी जेब में 10-10 के नोट है। तो मैं भी अपनी जेब में देखने लगता हूँ, तो मेरी जेब में भी नोट ही होते हैं और हम दोनों अंग्रेजी में बातचीत कर रहे थे। मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। तक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है। मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ हो नहीं सकता। कल मिलना, वह होटल डी पर जानता है, वहां वहीं कल 10 बजे मिलना। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर। हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा तो जाऊं, लड़के ने निराश आशा से पूछा। हाँ। ठंडी सांस खींचकर फिर मित्र ने पूछा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्टी में। बालक कुछ ठहरा। मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोट को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। तो क्या कहता है, लेखक कह देता है अपने मित्र से, फिर 10 का नोट ही दे दो। तो मित्र एकदम से 10 का नोट तो वो देना ही नहीं चाहते थे, तो वो एकदम से अचानक से मेरा मुंह देखकर कहने लगते हैं कि इससे तो हमारा बजट बिगड़ जाएगा। हमारे अंदर दया तो बहुत है, लेकिन इतने पैसे नहीं है। तो लेखक जवाब देता है कि इस जमाने में दया ही बहुत है। फिर कुछ सोचने के बाद मित्र कहते हैं उस बच्चे से कि आज तो कुछ हो नहीं पाएगा, कल तुम हमारे वाले होटल डी पब में आ जाना। 10 बजे हमसे आकर मिलना। बच्चा पूछता है कि कोई काम मिल जाएगा, तो बोलता है हाँ हाँ जरूर ढूंढ देंगे। और फिर लड़का निराश होकर पूछता है, तो मैं जाऊं? वो ठंडी सांस खींचकर उसके मित्र से जाने के लिए कह देते हैं। और फिर सब पूछ लेते हैं कि कहाँ सोएगा, तो बच्चा फिर वही जवाब देता, यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्टी में। बालक कुछ ठहरता है और मैं, जो लेखक कह रहा है, मैं सोच विचार करता रहता हूँ, मुझे दुविधा रहती है। तभी बच्चा बच्चा अचानक से वहां से चला जाता है और कोहरे में मिल जाता है। हम भी अपने होटल की ओर आ जाते हैं, क्योंकि बहुत तेज हवा चल रही थी, कड़ाके की ठंड थी। और हमारे कोट के अंदर से भी वो हवा ऐसे लग रही थी जैसे कि मानो तीर चुभा रही हो। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। उसके पास बहुत कम कपड़े। ये संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ? जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो, या बेहयाई। तो क्या हुआ, मित्र ने कहा कि बहुत ठंडी पड़ रही है और बालक के पास कपड़े बहुत कम हैं। तो फिर मैंने, जो लेखक क्या जवाब दे देता है कि संसार है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे। और उसने फिर वही अपनी वाली, जो स्वार्थ वाली, केवल अपने बारे में सोचने की, मैं सारी कहानी अपने मित्र को सुना देता हूँ और फिर बोल देता हूँ कि चलो पहले अपने बारे में सोचे, पहले अपने बिस्तर में गर्म हो जाए, फिर किसी और की चिंता करेंगे। तो इस बात पर जो मेरा मित्र है वो बहुत उदास हो जाता है और जवाब देता है, स्वार्थ
लाचारी, निठुराई या बेहयाई। वो कहता है कि ये केवल हमारे अपने बारे में सोचना है, हमारी लाचारी है, हमारी निष्ठुरता है या फिर हमारी बेशर्मी है, इनमें से कुछ भी है। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। अगला दिन होता है और वह बालक उनके पास उनके होटल में नहीं आता और लेकर कह रहा है कि हम जरूरत भी नहीं समझते इस बात की कि हम उसका इंतजार करें। मोटर में सवार होने ही वाले थे कि समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र, वही काले चीथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। जैसे ही लेखक और उसका मित्र मोटर में सवार होकर अपने घर वापस जाने वाले थे, तभी उन्हें समाचार मिलता है कि पिछली रात को एक पहाड़ी बालक ठंड से सिकुड़कर किनारे का सड़क के किनारे पेड़ के नीचे मर गया और उसके शरीर पर वही काली कमीज थी जो फटी हुई थी और उसकी उम्र 10 बरस की थी। और आदमियों, लेखक सोचने लगता है कि इस स्वार्थी दुनिया से उस बच्चे को केवल यही उपहार मिला है। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सब के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। तब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। क्या बता रहे हैं कि लोगों ने यही बताया कि उस गरीब के तन पर कपड़े नहीं थे, सही से फटे हुए कपड़े थे, तो उसके मुंह को, छाती को, उसकी मुट्ठियों को और पैरों की पर बर्फ की हल्की सी चादर ने ढक लिया था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये जो संसार है वो कितना बेशरम है, बेहया है, उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन प्रकृति ने अपनी बर्फ रूपी चादर से उसको ढक दिया है। जिसका कार्य, जो कार्य हमें लोगों को करना चाहिए था वो किसी ने नहीं किया, तो फिर हार कर प्रकृति ने ही उस कार्य को कर दिया है। ये सारी बातें सुनकर लेखक के मन में फिर वही बात आती है, अपना अपना भाग्य। तो जो इसके लेखक है वो है जैनेन्द्र जी। तो बच्चों, हमने इस पाठ में यही सीखा कि हम कभी कभी कितने स्वार्थी हो जाते हैं, एकदम बेशरम हो जाते हैं कि दूसरों की दुख तकलीफ परेशानी हमें दिखाई ही नहीं देती। तो हमें कभी भी इतना निष्ठुर नहीं बनना चाहिए। जितना हो सके हमें मदद करनी चाहिए लोगों की जो हमारे आसपास रहते हैं। अब हम पाठ की शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: अरुण, लाल, लाचार, मजबूर, अचरज, आश्चर्य, स्वार्थ, अपना मतलब, अविरत, निरंतर, मौन, चुप, दोशाला, शॉल, बेहयाई, बेशर्मी, प्रतिष्ठा, स्थापना, ठहराव, मुंह, बिना बोले, असमंजस, दुविधा। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थ अच्छे से कंठस्थ करेंगे जिससे पाठ समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास कार्य: पहला प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न है उसके 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंगना है। तो चलिए कर लेते हैं। अचरज किसको हुआ? लेखक को, मित्र को, वकील को, पहाड़ी लड़के को। तो अचरज हुआ था लेखक को। ए विकल्प सही है, तो चलिए ए विकल्प पर लगा लेते हैं। हमें ए विकल्प वाले गोले पर रखना है। चलिए करते हैं। नेक्स्ट है, लोहे की ठंडी बेंच पर कौन बैठ गए? लेखक और उसका मित्र, पहाड़ी लड़का, इनमें से कोई नहीं। तो लोहे की ठंडी बेंच पर बैठ गए थे लेखक और उसका मित्र। तो चलिए लगाते हैं। बी विकल्प है। नेक्स्ट करेंगे, किनारे पर बैठे कौन मछलियां पकड़ रहे थे? लेखक, सैलानी, साहब, लड़का। तो मछलियां पकड़ रहे थे साहब। सी विकल्प सही है, सी विकल्प पर लगाएंगे। नेक्स्ट है, कुहरे में काली सी मूरत किसकी थी? भूत की, प्रेत की, पहाड़ी लड़के की, एक स्त्री की। कुहरे में काली सी मूरत थी पहाड़ी लड़के की। सी विकल्प सही है, लगाएंगे सी विकल्प पर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मोटर में सवार होने से पूर्व लेखक और उसके मित्र को क्या समाचार मिला? सर्दी के कारण एक युवक ठिठुर कर मर गया। पिछली रात एक पहाड़ी लड़का सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। उनके नौकर की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। इनमें से कोई नहीं। तो उन्हें मिला था, पिछली रात एक पहाड़ी लड़का सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया, यह समाचार मिला था।
बी विकल्प सही है, लगाएंगे बी विकल्प पर। नेक्स्ट है लिखित प्रश्न। तो निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टकों में दिए गए उचित शब्दों से कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न के लिए कोष्टक में दो दो शब्द दिए गए जो जिनमें से एक एक शब्द गलत है, हमें सही शब्द को चुनना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। नैनीताल की रिक्त स्थान धीरे धीरे उतर रही थी, सुबह या संध्या? तो आ जाएगा संध्या, लिखेंगे संध्या। नेक्स्ट है घंटे के घंटे रिक्त स्थान गए, क्या आ जाएगा? सरक या फिर दरक, क्या आ जाएगा? सरक। नेक्स्ट है रास्ते में रिक्त स्थान के बिल्कुल किनारे बेंच पड़ी थी, नदी, ताल? तो आ जाएगा ताल। अब रिक्त स्थान तो कुछ हो नहीं सकता, कल, आज, आज। पहले बिस्तर में रिक्त स्थान हो लो ठंडे, गरम, गरम। तो बच्चों हमने पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण कर लिया है। बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 3 का अध्ययन किया, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार से लोग अपना अपना भाग्य कहकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं, जबकि हमें अपने जीवन में कभी भी इतना निष्ठुर, इतना स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। हमें हमेशा अपने आसपास रहने वालों की मदद करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। पाठ को फिर से उच्चारण के साथ जरूर पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।